नमस्कार, मेरा नाम कमर है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हिंदुस्तान और पैलेस्टाइन के रिश्तों के बारे में। अभी कुछ समय पहले बल्कि कुछ ही दिन पहले अ अ, पैलेस्टाइन अथॉरिटी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनका चिट्ठी प्रधानमंत्री को आई। उनको उन्हीं ने प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने की मुबारकबाद दी और साथ में ये भी कहा कि इंडिया जो है वो फैसिलिटेट इंटरनेशनल एफर्ट फॉर इमीडिएट सीज फायर, यानी हिंदुस्तान को चाहिए कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेटिक तरीके से पैलेस्टाइन गाजा में सीज फायर के लिए कैंपेन करे। तकरीबन यही वो चाहते होंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान जो है ह्यूमैनिटेरियन एड पे भी गौर करे, उसको भी बढ़ाए। ये जो बातें हैं ये साथ में ये भी कहा कि हिंदुस्तान जो है इसका हमेशा एक रुतबा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में और इसने हमेशा पैलेस्टाइन को सपोर्ट भी किया है, तो इसलिए इसका फर्ज बनता है कि जो वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, मास मर्डर हो रहा है, उसको रोकने के लिए। और ये है कि इंडिया ने इससे पहले जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन था जिसमें 143 कंट्रीज ने सीज फायर की बात के पक्ष में वोट दिया था, इसमें हिंदुस्तान भी था। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये रेजोल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन लागू होना चाहिए और सीज फायर जितनी जल्दी हो सके ताकि बेगुनाह लोग जो मर रहे हैं उनको। फिर उनका ये भी भारत की जो पॉलिसी है पैलेस्टाइन को लेके वो 2 स्टेट सॉल्यूशन की है, लेकिन वो चाहता है कि बातचीत के माध्यम से हो। आतंकवाद के खिलाफ है भारत, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब हमस ने अटैक किया था इजराइल के अंदर जाके, जिसमें लगभग 1200 लोग मरे और 253 के करीब बंदी भी बना के ये हमस वाले लिए आए थे, उसकी निंदा की थी, उसका खंडन किया था। लेकिन ये है कि उन्हीं ने जो गाजा में इस समय हो रहा है उसके लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भी देने की बात की। और ये है कि हिंदुस्तान ने हमेशा से ये चाहा है कि जो ऑक्यूपेशन है वो खत्म होना चाहिए। उसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये भी है कि भारत की जमीन पे यानी कश्मीर के ऊपर स्वयं पाकिस्तान ने भी कब्जा कर रखा और काफी बड़ी जमीन 1962 में चाइना ने भारत के ऊपर, इसमें अक्साई चीन और दूसरा एरिया है, फिर चाइना का कब्जा है। तो भारत कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा देश ये सपोर्ट करेगा ऑक्यूपेशन को। इसके अलावा भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय जो रेजोल्यूशंस होते हैं उनके ऊपर बहुत सीरियसली काम करता है, उनके विरुद्ध नहीं बात करता। तो ये जो रेजोल्यूशन है 242 और 338 जिसके तहत इनको जितनी भी जमीनें और जितने भी एरिया पे यानी पूरे पैलेस्टाइन पे जो कब्जा किया था इजराइल ने, उसको खाली करना पड़ेगा, भारत की ये डिमांड है। और जहाँ के ऊपर भारत चाहता है कि एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट का गठन हो और पूरी तरीके से खुद मुख्तारी जिसके पास हो। अब ये देखना है। लेकिन ये था कि भारत शुरू से हमेशा से इसने फिलिस्तीन का समर्थन किया। यही नहीं, जब पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसको जंग अजीम भी कहा जाता है, उसके खत्म होने के फौरन बाद ही अंग्रेजों ने जब डिक्लेयर कर दिया था, लॉर्ड बिलफोर्ड जो उसमें के फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनका स्टेटमेंट आया था, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि पैलेस्टाइन जूइश होमलैंड है, यानी फिलिस्तीन जो है वो यहूदियों के रहने की जगह है। और उसके बाद बड़ी तादाद में यहूदी जो थे यूरोप से फिलिस्तीन की तरफ आने लगे। भारत ने उसी वक्त इस बात का खंडन किया। महात्मा गांधी ने कहा कि पैलेस्टाइन जो है वो अरबों का उसी तरह से है जैसे अंग्रेजों का बरतानिया या फ्रांसीसियों का फ्रांस, और ये उनका, और फौरन कहा कि ये गलत हो रहा है। ये फिर बाद में नेहरू जी ने भी कहा कि ये एक सेटलर कॉलोनियल है,
पॉलिसी है बरतानिया की, और उसके माध्यम से वहां पे वो सेटल कर रहे हैं लोगों को, ताकि वो लोग पश्चिमी देशों के इंटरेस्ट को सर्व कर सकें। इसलिए इजराइल का गठन हो रहा। और फिर ये भी था कि लेकिन जो है, फिर उसके बाद जब पीएलओ का गठन हुआ, भारत ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया तुरंत 74 में, जिसमें यह तय हुआ था कि पीएलओ जो है वो सोल लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल, यानी उनकी अकेली रिप्रेजेंटेटिव है पीएलओ की, और पूरी खुद मुख्तार भी है। फिर उसके बाद जब अरब देशों ने पैलेस्टाइन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया, इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया। अराफात भी भारत आए पहली दफे सन 80 में, और उनको प्रेसिडेंट का हैसियत से रिसीव किया गया, दर्जा दिया गया, हेड ऑफ द स्टेट का, हेड ऑफ द गवर्नमेंट का बल्कि उनको दिया गया। और भारत हमेशा चैंपियन करता रहा नॉन अलाइंड मूवमेंट के माध्यम से और दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स वगैरह में। इंदिरा गांधी ने यहाँ तक कह दिया था लेबनान की जब 82 की वार चल रही थी कि इजराइल का जब से गठन हुआ है उसने उस क्षेत्र में टेंशन क्रिएट कर रखा, जिसपे अमेरिकन बहुत नाराज हो गए थे। और ये स्टेटमेंट उन्हीं ने अमेरिका में जाके दोबारा से, अब मीडिया वालों ने जब इतराज किया तो उन्हीं ने दोबारा भी कहा कि बिल्कुल मैंने सही कहा। राजीव गांधी की बीबी पीरियड में भी सपोर्ट जारी थी, लेकिन एक फर्क आने लगा था। फर्क ये आने लगा था कि भारत में ये पीरियड वो था जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आ गया था, और ये था कि जो था अमेरिका अकेला सुपर पावर इमर्ज कर गया था, करने लगा था धीरे धीरे। ये लग रहा था कि अब अमेरिका इसी के रशियन जिस तरीके से इन्वॉल्व थे अफगानिस्तान में, उसमें लग रहा था कि वो वहां से निकलना उनके लिए मुश्किल है, वो जंग नहीं जीत पाएंगे। तो धीरे धीरे ये परिवर्तन आने लगा था कि भाई ग्लोबलाइजेशन की बातचीत चल रही है दुनिया में, हम लोग को भी तैयार होना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि इजराइल से संबंध बनाए जाएं। बगैर इजराइल के संबंध के अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करता किसी को अपना दोस्त। तो अगर संबंध पहले इजराइल से बनाओ, फिर ताकि अमेरिका से रिश्ते अच्छे हो सके, इजराइल की मदद ली। और यही हुआ, नरसिम्हा राव ने यही किया कि इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज तो हम कर चुके थे जब इसका गठन हुआ था, उसी वक्त पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशन हमने स्टैब्लिश किया भारत ने। और फिर ये हुआ कि इजराइल जूइश लॉबी की मदद से अमेरिका ने से अपने रिश्ते सुधारने की बातचीत हुई, और जूइश लॉबी ने काफी मदद भी की। पाकिस्तान के जो प्रोपेगेंडा था एंटी इंडिया, उसको भी काउंटर किया, और उसके अलावा रिलेशन हमको हालांकि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। भारत में डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ सब था, डेमोक्रेसी होने की वजह से आसानी से रिश्ते सुधर भी गए, और हमारा सारा सिस्टम यूरोपियन सिस्टम पे बेस है, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, पैरामिलिट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, सब चीज। तो लेकिन ये था कि पैलेस्टाइन कॉज को अबंडन नहीं किया। फिर 90s, अर्ली 90s में जब ओस्लो अकॉर्ड साइन हुआ, तो भारत ने उसको, यानी 2 स्टेट सोल्यूशन की जब बात हुई कि निकलेगा, अराफात ने साइन किया, और अराफात फिर वहां पे गए, पैलेस्टाइन के अंदर गए, रमल्ला में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। भारत ने उसका समर्थन किया, और भारत आज भी कर रही है। लेकिन भारत का मानना यह है कि ये अमन शांति बातचीत के माध्यम से 2 स्टेट सोल्यूशन बननी चाहिए। और फिर ये भी है कि और ये था कि ये पीरियड ऐसा था कि जिसके अंदर भारत समझता था कि उनसे दोस्ती करना जरूरी है, क्योंकि अरब भी, बहुत से अरब देशों ने, खासतौर से पहले इजिप्ट ने किया पीस शांति समझौता इजराइल से, फिर उसके बाद जॉर्डन, और फिर उसके बाद मोरक्को, और फिर अभी हाल में जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ उसमें यूएई और बहरीन ने भी साइन कर दिया। और खबरें ये भी बहुत गर्म थी कि सऊदी अरेबिया भी जल्दी ही रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, लेकिन अभी तक नहीं किया, और ऐसा लगता है कि वो अभी भी डिले कर रहे हैं। ये सारी चीजें के बावजूद हमारे रिश्ते उनके साथ लगातार बढ़ते चले गए। अब कई चीजें पैदा होते हैं, सामने निकल के आ रही है। पहली चीज तो यह है कि भारत एक बड़ा रोल, जैसा कि उन्हीं ने कहा है, महमूद अब्बास की जो जिसके
सरबराह या प्रेसिडेंट जो है महमूद अब्बास है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोहम्मद साहब है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है वो उनके प्राइम मिनिस्टर, जिनका लेटर भारत के पास आया था। ये समय ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि भारत एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हालांकि भारत जो है इस तरह के डिस्प्यूट्स में अपने को इन्वॉल्व नहीं करता, इसलिए बड़ा मुश्किल काम होता है। इसमें बहुत सी, खासतौर से इसराइल को लेके बहुत सी बड़ी बिग पावर्स का इन्वॉल्वमेंट है, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं और वो इसराइल के साथ उनके पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। मगर मैं समझता हूँ उसके बाद भी इसराइल ये जंग हार चुका है और इसको जीत नहीं सकता। अब उसको 2-3 फ्रंट पे अलग-अलग जगह वो लड़ाई लड़ना उसको मुश्किल होगा। उसके अब ये है कि नॉर्दर्न इसराइल में हिजबुल्लाह लगातार अपने रॉकेट अटैक कर रहा था। फिर उसके अलावा उसने गोलान हाइट्स में भी कहा यह जा रहा है कि अंदर भी मौजूद हैं, ये लोग अंदर भी काफी अंदर तक जा चुके हैं, हजारों लोग वहां से बेघर भी हो गए हैं। इसराइली ये ऐसा पहली दफे हो रहा है इतनी बड़ी संख्या में। तो ये दूसरी बात ये कि जो नेतन्याहू का जो ऑब्जेक्टिव थे वो भी पूरे होते नजर नहीं आते और अमेरिका भी इस बात को समझ गया है कि नहीं। लेकिन ये जरूर है कि नेतन्याहू ने इतना तो कर दिया कि गाजा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया, सारी बिल्डिंगें तकरीबन वहां पे बची नहीं। 37,000 लोग भी मारे जा चुके हैं, मरने वालों में बच्चे और औरतें जाहिर सी बात है ज्यादा है। यही नहीं, और मगर दो चीज में वो नाकामयाब रहे। एक तो हमस को वो हमेशा के लिए एलिमिनेट खत्म नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ ये है कि वो इन्होंने सोचा था कि इस तरह के एट्रोसिटीज जिस तरह की हो रही है, सी जो ये वो लगा देंगे तो पैलेस्टीनियन गाजा छोड़ के इजिप्ट चले जाएंगे। गाजा ने, वहां के रहने वालों ने मना कर दिया। अब ये है कि वहां के ऊपर उनकी गवर्नमेंट जल्दी ही गिरती हुई नजर आती है, उसमें फूट हो गए हैं और बेनी गैंट्स जो जिनको लिबरल कहा जाता है, उनके लिबरल भी काफी हॉक होते हैं लेकिन उनको हॉक नहीं कहा जाता। उन्हीं ने रिजाइन कर दिया है और जो वार कैबिनेट थी नेतन्याहू ने डिसॉल्व कर दी और लगता है कि जल्दी ही ये गवर्नमेंट ही गिरने की संभावना नजर आती है। अब अमेरिका की कोशिश ही होगी कि किस तरीके से इजराइल का कब्जा वहां पे बना रहे, क्योंकि उनका कमिटमेंट है उसको, जब तक कि उनका कहना यह है कि जब तक के बातचीत के माध्यम से मसलों का हल नहीं होगा तब तक सीज फायर के भी वो खिलाफ थे और हैं। हालांकि अब उन्हीं ने एक सीज फायर रेजोल्यूशन पास किया है और उसमें कुछ शर्तें हैं जो अभी तक दोनों को नामंजूर हैं, तो हो सकता है बातचीत से कुछ मसले पे पहुंचे। इंडिया से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया का ग्लोबल साउथ में ही नहीं बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों से भी बहुत अच्छा संबंध है। G7 की मीटिंग्स में भी जाता है, G20 का मेंबर है, ब्रिक्स में बड़ी आवाज है उसकी, और फिर यही नहीं बल्कि उसकी अच्छे संबंध अरबों से भी है और इजराइल से भी है। हिंदुस्तान एक ऐसी पोजीशन में है जो मध्यस्थता कर सकता है, ये उनका मानना है और वो चाहते भी हैं कि इस तरह की बात करी जाए। और उनका कहना यह है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनकी छवि अच्छी है और क्योंकि उनके दोनों से संबंध है, इजराइलियों से भी और फिलिस्तीनियों से भी, तो वो अगर कोई फार्मूला पीस का जो पास हो चुका है उसको आगे बढ़ाते हैं तो इस समय ऐसा है कि शायद एक्सेप्टेंस उसको मिल जाए। क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, आने वाले समय में हम जल्दी एक नया पॉडकास्ट लेके आएंगे और हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको इस पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।